Hey guys, welcome back to the channel Calibrate Physics. In this video, you all can attempt 10 beginners level questions from simple harmonic motion. Okay, so try to attempt these questions on your own first, and later on if you face any difficulties, you can refer the solutions. So here are the questions. Verify your answers from this answer key. Okay, so let's start discussing the solutions now. Question number 1. The potential energy of a particle of mass 1 kg in motion along the x-axis is given by u equals to 10 minus 10 cos of 6x joules. If the time period is 1 by n, then find the value of n. तो देखो टाइम पीरियड निकालने का तरीका क्या होगा. किसी भी एसएचएम का टाइम पीरियड निकालने के लिए सबसे पहले मीन पोजीशन लोकेट करेंगे, राइट. और मीन पोजीशन पे नेट फोर्स 0 होता है. सो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वेशन से नेट फोर्स कैसे निकालेंगे. फोर्स इज गिवन बाय माइनस du by dx. ये वाला फॉर्मूला सब लोग ने वर्क एनर्जी चैप्टर में देखा होगा. सो माइनस du by dx करने पर क्या मिलेगा. 10 माइनस 10 cos 6x का डिफरेंशिएशन विल बी प्लस 10 into 6 साइन ऑफ 6x, राइट. सॉरी, फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंशिएशन है 10, उसका रिजल्ट 0 होगा. सो नेट फोर्स विल बी इक्वल्स टू माइनस 60 साइन ऑफ 6x. और नेट फोर्स को हम लोग मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं. मास इज गिवन टू बी 1 kg एंड बिकॉज ऑसिलेशंस आर वेरी स्मॉल, x की वैल्यू बहुत ही छोटी होगी, तो साइन ऑफ 6x को हम लोग अप्रोक्सीमेटली 6 टाइम्स x लिख सकते हैं. सो एक्सेलरेशन विल बी माइनस 360 टाइम्स x. So this term will be omega square. So omega की value under root of 360 which is 6 root 10 and root 10 को अपन pi square लिख सकते, sorry 10 को pi square लिख सकते, तो root 10 pi हो जाएगा, right. So omega will be 6 times pi. तो इससे टाइम पीरियड कितना आ जाएगा 2 pi upon omega. So 2 pi upon omega means 2 pi upon 6 pi which is 1 upon 3. Okay, so let's discuss question number 2 now. An assembly of identical spring mass system is placed on a smooth horizontal surface as shown. Initially, the springs are relaxed. The left mass is displaced to the left, while the right mass is displaced to the right by 2 times more than the left spring, and both are released. So देखो यहाँ पे अगर लेफ्ट वाले मास का हम लोग डिस्प्लेसमेंट x माने, तो राइट वाले का 2x होगा. एंड दोनों ही मासेस और स्प्रिंग कांस्टेंट सेम गिवन है, राइट. एंड टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है फॉर एनी स्प्रिंग मास सिस्टम, 2 pi अंडर रूट m by k. सो दोनों के लिए ही टाइम पीरियड सेम होगा. इनके एम्पलीट्यूड्स भले ही अलग हो, बट टाइम पीरियड विल नॉट डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड, राइट. सो जब ये लोग अपने एक्सट्रीम पोजीशन से रिलीज करेंगे इनको अपने एक्सट्रीम से मीन पोजीशन आने में कितना टाइम लगेगा. दोनों को ही सेम टाइम t/4 लगेगा. एंड उस समय दोनों की स्पीड्स अलग अलग होगी, बट कोलिजन के बाद ये दोनों ही अपनी स्पीड्स इंटरचेंज कर लेंगे, राइट. सो सिचुएशन क्या होगा, जब ये लोग t/4 टाइम में वापस मीन पोजीशन पे आए होंगे, तो लेफ्ट वाला जो m मास है उसका कुछ वेलोसिटी v1 होगा और राइट वाले का वेलोसिटी कुछ v2 होगा. सो आफ्टर कोलिजन दे विल इंटरचेंज द वेलोसिटीज. सो लेफ्ट वाले का अभी v2 हो जाएगा और राइट वाले का v1. यहाँ पे ऑब्वियसली v2 v1 से बड़ा होगा, राइट, क्योंकि राइट वाला ब्लॉक इनिशियली ज्यादा कॉम्प्रेस था, तो नेचुरल लेंथ पे आने पर वो इनिशियली ज्यादा स्पीड एक्वायर करेगा. बट अभी जो लेफ्ट वाला ब्लॉक है उसका स्पीड ज्यादा हो गया आफ्टर फर्स्ट कोलिजन. सो दिस लेफ्ट ब्लॉक विल कॉम्प्रेस मोर देन द राइट ब्लॉक. अभी जब मैक्सिमम कॉम्प्रेशन होगा दोनों साइड पे, तो लेफ्ट वाला ब्लॉक 2x जाएगा और राइट वाला ब्लॉक x तक जाएगा. एंड वापस जब डीकॉम्प्रेशन होगा तो ये सिचुएशन होगी, लेफ्ट वाले ब्लॉक का वेलोसिटी v2 एंड राइट वाले का v1. वापस कोलिजन होगा, वापस वेलोसिटीज इंटरचेंज, एंड अब जाके वापस ओरिजिनल कॉम्प्रेशन x और 2x, ये सिचुएशन होगी. तो इस पूरे जर्नी को जो टाइम लगा होगा वो इस पूरे ऑसिलेशन का टाइम पीरियड होगा, क्योंकि इस इंस्टेंट के बाद ही मोशन रिपीट हो रहा होगा, राइट. अगर दोनों को सेम डिस्टेंस से कॉम्प्रेस किया जाता इनिशियली, तो इसी पार्ट के बाद मोशन रिपीट हो रहा होता. तो इस सिचुएशन का टाइम पीरियड
ओरिजिनल एसएचएम के टाइम पीरियड का हाफ होता t/2, बट इस केस में जो ओवरऑल टाइम पीरियड होगा पूरे सिचुएशन का वो ओरिजिनल एसएचएम के टाइम पीरियड के इक्वल होगा। कैसे? ये t/4, ये t/4, सारे पार्ट्स को t/4 लग रहा होगा, सो ओवरऑल टाइम पीरियड t आ जाएगा। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 2π√m/k, राइट? Question number 3. A spring of force constant 300 newtons per meter connects two blocks having masses 2 kg and 3 kg lying on a smooth horizontal plane. If the spring block system is released from a stretched position, find the number of oscillations in 1 minute. So देखो, टू ब्लॉक सिस्टम के लिए हम लोग एक शॉर्टकट तरीका यूज कर सकते हैं। We can replace two masses with a single mass जिसकी वैल्यू रेड्यूस्ड मास के इक्वल होगी m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, राइट? तो ये 2 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 3 6/5 के इक्वल आ जाएगा। सो करस्पॉन्डिंग टाइम पीरियड विल बी 2π√μ अपॉन k, मतलब 6/5 डिवाइड बाय 300। सो दिस विल बी 2π√6 अपॉन 300, मतलब 1/50, तो 1/5 इंटू 50। सो 5 इंटू 5 का √5 होगा और 10 का √π मान सकते हैं, तो डिनोमिनेटर में 5 टाइम्स पाई बच जाएगा। दैट मीन्स टाइम पीरियड विल बी इक्वल्स टू 2/5। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कितना होगा? 5/2। फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 मिनट कितना आ जाएगा? फाइनल आंसर 5/2 इंटू 60। सो this is coming out to be 150, और आंसर 6 इंटू n के टर्म्स में दिया हुआ, तो n की वैल्यू 150/6 विच इज 25, इसके इक्वल आ जाएगी। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। A tiny mass performs SHM along a straight line with time period 0.6 seconds and amplitude 10 centimeters. Calculate the mean velocity in the time to displace by a/2 from the mean position. So देखो, mean position से a तक जाने के लिए t/4 टाइम लगता है, और mean position से a/2 जाने के लिए ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये t/12 लगता है, और a/2 से जाने के लिए t/6। तो यहाँ पे हमें बस ये वाली डेटा की जरूरत है, t/12। मीन वेलोसिटी मतलब एवरेज वेलोसिटी, इसकी वैल्यू क्या होगी? displacement from mean to a/2 which is a/2 upon time which is t/12। तो इसका आंसर 12a upon 2 times t, मतलब 6a/t इसके इक्वल आ रहा। a की वैल्यू डाल दो 10 सेंटीमीटर्स एंड टाइम पीरियड 0.6 सेकेंड्स दिया हुआ, सो 6/0.6 इज 10 एंड 10 इंटू 10 100 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। सो इसको हम लोग 1 मीटर्स पर सेकेंड लिख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। द इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल executing SHM is given by x equals to 3 cos π/2 times t, where t is in seconds. The distance traveled by the particle in the first 8.5 seconds. So देखो, ऐसे सवालों में जहाँ पे हमें डिस्टेंस निकालना होता है, सबसे पहले हमें टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड निकाल देना चाहिए। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड 3 होगा, 3 सेंटीमीटर्स, and omega will be π/2, right? That means time period will be 2π upon omega. So time period 4 seconds आ रहा है, right? और हमें पता है कि एक complete time period में पार्टिकल टोटल 4a डिस्टेंस मूव करेगा, right? So 8.5 seconds, इसको अपन 8 plus 0.5 मान सकते हैं। So 8 seconds में टोटल 2 टाइम पीरियड्स आ गए। That means 8 seconds में पार्टिकल ने 8a डिस्टेंस मूव किया होगा। एक टाइम पीरियड में 4a डिस्टेंस कैसे होगा? अगर पार्टिकल एम्पलीट्यूड से स्टार्ट कर रहा है, सो एम्पलीट्यूड से मीन पोजीशन a डिस्टेंस, मीन से लेफ्ट मोस्ट एक्सट्रीम अगेन a डिस्टेंस, देन रिटर्न टू द मीन पोजीशन अगेन a डिस्टेंस, एंड अगेन मीन पोजीशन टू द एम्पलीट्यूड। सो ओवरऑल एक टाइम पीरियड पे 4a डिस्टेंस आ रहा है, राइट? सो 8 सेकेंड्स में 2 टाइम्स 4a, मतलब 8a सेकेंड्स उसने मूव किया होगा, और वापस वो अपने एक्सट्रीम पे आ गया होगा। x इक्वल्स टू 3 cos omega t,
इस इक्वेशन से अपन बोल सकते हैं पार्टिकल ने राइट मोस्ट एक्सट्रीम से शुरू किया होगा, तो एक्सट्रीम से फर्दर 0.5 सेकेंड्स के बाद वो कितना मूव करेगा, ये हमें फाइंड करना है। और इसको फाइंड करने के लिए हम लोग फेजर डायग्राम यूज कर सकते हैं। फेजर डायग्राम के अकॉर्डिंग पार्टिकल अपने एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है और वहां से और 0.5 सेकेंड्स तक मूव कर रहा है। तो 0.5 सेकेंड्स में वो कितना एंगल ट्रेवल करेगा, ओमेगा टी। ओमेगा टी मतलब पाई बाई 2 टाइम्स हाफ, मतलब पाई बाई 4 एंगल ट्रेवल कर। सो पार्टिकल पाई बाई 4 एंगल ट्रेवल करके यहाँ पे आ जाएगा। सो वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग दिस डिस्टेंस। ओवरऑल ये वाला डिस्टेंस एम्पलीट्यूड के इक्वल है और ये वाला जो डिस्टेंस है ये a cos 45 के इक्वल होगा, which is a by root 2. So that means required distance will be a minus a by root 2, right? So overall distance कितना हो जाएगा, 8a plus a minus a by root 2. So this will come out to be 9a minus a by root 2. a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, a is given by 3. So final answer will be 9 into 3, 27 minus 3 by root 2 centimeters. Okay, let us discuss question number 6 now. Find the distance traveled by a body executing SHM of amplitude A about the origin along the x-axis in 10 seconds. If at t equals to 0, the body is at x equals to a by 2 and is moving towards the right extreme. इसका time period भी दिया हुआ है 3 seconds. So 10 seconds में total distance कितना travel किया होगा ये हमें find करना है। 10 सेकेंड्स को हम लोग 9 plus 1 लिख सकते हैं। 9 सेकेंड्स मतलब 3 ऑसिलेशंस। एक ऑसिलेशन में डिस्टेंस ट्रेवल्ड 4 टाइम्स एम्पलीट्यूड होता है, राइट? तो 3 ऑसिलेशंस में 3 into 4 टाइम्स एम्पलीट्यूड ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा। सो फर्दर 1 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये हमें फाइंड करना है। ऑल्सो 3 ऑसिलेशंस के बाद पार्टिकल वापस अपने ओरिजिनल पोजिशन पे आ गया होगा, विच इज x इक्वल्स टू a by 2 एंड मूविंग टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम। तो उसके 1 सेकेंड के बाद वो और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। फॉर दैट लेट अस ड्रॉ फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम के करस्पॉन्डिंग पार्टिकल जो है वो a by 2 से स्टार्ट कर रहा है, SHM परफॉर्म करने वाला पार्टिकल, एंड पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ मूव कर रहा है। प्लस एम्पलीट्यूड, इसको मीन मान लो और इसको माइनस एम्पलीट्यूड। सो इसके करस्पॉन्डिंग जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने वाला पार्टिकल होगा वो ये वाले पॉइंट पे होगा और ऐसे मूव कर रहा होगा। This is a by 2. That means ये वाला जो एंगल है ये पाई बाई 6 होगा और यहां से और 1 सेकेंड के बाद वो कितना एंगल कवर करेगा। थीटा ट्रेवल विल बी ओमेगा। ओमेगा मतलब 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड इनटू 1, मतलब वो और 120 डिग्रीज ट्रेवल कर रहा है 2 पाई बाई 3। अच्छा, ये वाला अगर एंगल पाई बाई 6 हुआ तो ये एंगल 2 पाई बाई 3 हो जाएगा, मतलब 2 पाई बाई 3 पे पार्टिकल यहाँ पे होगा। सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने वाले पार्टिकल का यहाँ पे होना मतलब जो SHM परफॉर्म कर रहा है वो पहले ऊपर गया होगा और फिर वापस नीचे उसी जगह पे आ गया होगा। सो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज a by 2 plus a by 2, दैट मीन्स a। तो 1 सेकेंड में वो और a डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा, दैट मीन्स ओवरऑल टोटल डिस्टेंस विल बी 13 times a। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। A thin annular metal disc of inner and outer area A and B is freely suspended from a point on its outer circumference. The length of the corresponding equivalent simple pendulum is. So देखो यहाँ पे जो डिस्क है वो एक कंपाउंड पेंडुलम के जैसे बिहेव कर रहा होगा और कंपाउंड पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द हिंज पॉइंट अपॉन mgd, राइट? सो इक्विवेलेंट सिंपल पेंडुलम का लेंथ कैसे निकालेंगे। सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है 2 पाई अंडर रूट l by g, इसको कंपेयर करेंगे फिजिकल पेंडुलम के फॉर्मूला से। तो पहले इसको कैलकुलेट करते हैं और इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें IH निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे ज्योमेट्री कैसा होगा, जो आउटर डिस्क है उसका रेडियस है b और जो इनर रेडियस है इसका वो a गिवन और बीच में कैविटी होगा और हमें पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस हिंज पॉइंट के अबाउट निकालना। तो उसके पहले सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाल लेते और फिर अपन पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर सकते, राइट? एंड सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालने के लिए
पहले पूरे डिस्क का निकालो विदाउट द कैविटी। तो पूरे डिस्क का जो मास होगा, लेट्स से एरिया डेंसिटी, मास डेंसिटी पर यूनिट एरिया, उसको सिग्मा मान लेते। तो सिग्मा इंटू पाई बी स्क्वायर, ये पूरे डिस्क का मास होगा, इंटू बी स्क्वायर बाई 2, ये पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर, एम आर स्क्वायर बाई 2, माइनस जो अंदर वाला पार्ट है उसका मास होगा सिग्मा इंटू पाई ए स्क्वायर, राइट, इंटू अंदर वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम आर स्क्वायर बाई 2 उसके लिए भी लगा दो। तो अंदर वाले का मास इंटू अंदर वाले के रेडियस का स्क्वायर अपॉन 2। तो क्योंकि अंदर वाला मास एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट। सो क्या रिजल्ट आ रहा है इससे, सिग्मा इंटू पाई अपॉन 2, ये कॉमन ले लो, अंदर b टू द पावर 4 माइनस a टू द पावर 4 बच जाएगा, विच इज b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। और पूरे सिस्टम का जो मास है, देखो यहाँ पे हमें मास का भी वैल्यू डालना पड़ेगा। पूरे सिस्टम का जो मास है उसको अपन टोटल मास मतलब सिग्मा इंटू पाई बी स्क्वायर माइनस इनर मास मतलब सिग्मा इंटू पाई स्क्वायर। सो मास विल बी सिग्मा पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो जब ये वाला टर्म मास से डिवाइड होगा तो काफी सारी चीजें कैंसिल हो रही, सिग्मा पाई कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ आई एच अपॉन एम इज बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, राइट। और ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, सॉरी दिस इज नॉट आई एच, दिस इज आई सी, दिस इज आई सी, the moment of inertia about the center of mass। तो moment of inertia about center of mass कैसे मिलेगा, इसको मास से मल्टीप्लाई कर दो, m इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2। सो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आई एच कितना होगा, आई सी प्लस एम बी स्क्वायर, आई सी मतलब m बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 प्लस बी स्क्वायर। सो दिस विल कम आउट टू बी 3b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2। ये हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द हिंज पॉइंट मिल गया। और d की वैल्यू डिस्टेंस बिटवीन द हिंज एंड द सेंटर ऑफ मास, ये b के इक्वल होगा। दैट मीन्स टाइम पीरियड ऑफ द फिजिकल पेंडुलम विल बी 2 पाई अंडर रूट आई एच विच इज m 3b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन m इंटू जी इंटू डी, डी मतलब b, तो ये m कैंसिल हो जाएगा। और फिजिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड अगर हम लोग सिंपल पेंडुलम से कंपेयर करते तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे L का काम ये वाला टर्म कर रहा होगा, 3b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2b। सो दिस इज द फाइनल आंसर, राइट। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8 नाउ। The maximum force on a body of mass m executing SHM is P. Maximum force की वैल्यू क्या होगी, mass into maximum acceleration which is omega square a, and maximum kinetic energy of the body is Q. K max की वैल्यू होती है half m into V max का स्क्वायर which is omega square a square। और इन दोनों इक्वेशन से हमें टाइम पीरियड निकालो। पहला जो इक्वेशन है वो p के इक्वल है एंड सेकेंड इक्वेशन q के इक्वल। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए a को एलिमिनेट करेंगे और ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे। सो इक्वेशन 1 को स्क्वायर कर दो और उसको इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो। सो दिस विल गिव अस m स्क्वायर ओमेगा टू द पावर 4 इंटू a स्क्वायर अपॉन हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। तो a स्क्वायर कैंसिल और RHS में p स्क्वायर अपॉन q आ जाएगा, एक m भी कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल बी ओमेगा स्क्वायर। दैट मीन्स 2m ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन q। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू p स्क्वायर अपॉन q टाइम्स 2m इसके इक्वल आ रही। सो ओमेगा विल बी इक्वल्स टू p अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 into q into m। That means time period will be 2 pi upon omega
That means 2 pi upon p into under root of 2 times m cube, right? Question number 9. Find the time period of small oscillation of a simple pendulum of length L if its point of suspension moves relative to the earth with a constant acceleration a. लेंथ दिया हुआ है, एक्सेलरेशन g/2 के इक्वल है, और एक्सेलरेशन और a के बीच में एंगल 120 है. एक्सेलरेशन और ग्रेविटी के बीच में एंगल 120 है. मतलब डायग्राम में ये वाला जो एंगल बीटा है ये 120 के इक्वल गिवन है. वी हैव टू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन फॉर सिंपल पेंडुलम. देखो किसी भी सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है उसको अपन इन जनरल 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी इफेक्टिव लिख सकते हैं, राइट? जी इफेक्टिव की वैल्यू अलग अलग सिचुएशन में चेंज हो सकती है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी पेंडुलम का जो सस्पेंशन पॉइंट है उसको हम लोग ऊपर की तरफ एसेलेरेट करवाते तो इसी के फ्रेम से पेंडुलम के बॉब पे नीचे mg लग रहा है और सीडो फोर्स ma लग रहा है. तो जी इफेक्टिव निकालने का ट्रिक क्या होगा? टेंशन को छोड़ के बाकी सब फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाल लो. तो इस केस में ये रिजल्टेंट होगा और उसको m से डिवाइड कर लो. सो जी इफेक्टिव विल बी एफ नेट एम जी प्लस ए, एफ नेट एक्सक्लूडिंग टेंशन डिवाइडेड बाय मास. तो यहाँ पे जी इफेक्टिव जी प्लस ए के इक्वल आ जाएगा. तो सिमिलरली अगर हिंज पॉइंट को किसी रैंडम डायरेक्शन में भी एसेलेरेट करवाएंगे तो भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लो. फाइंड द नेट फोर्स एक्सक्लूडिंग टेंशन एंड डिवाइड दैट बाय मास. दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ जी इफेक्टिव. तो इस केस में अगर हिंज पॉइंट इस तरफ एसेलेरेट कर रहा तो बॉब पे सीडो फोर्स एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट लग रहा होगा, m इंटू ए विच इज mg/2, और नीचे की तरफ mg लग रहा है और ये वाला एंगल 120 के इक्वल है. दैट मीन्स ये एंगल 60 होगा. तो mg/2 और mg इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? mg कॉमन ले लो, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1/2 विच इज 1. तो ये mg 2 प्लस 1/4 विच इज 9/4 और उसका अंडर रूट 3/2 हो जाएगा. दैट मीन्स जी इफेक्टिव विल बी एफ नेट अपॉन m. सो 3g/2 आ रहा है जी इफेक्टिव. तो इस केस में टाइम पीरियड कितना आएगा? 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन 3g/2. यहाँ पे सारे वैल्यूज डाल दो. L की वैल्यू 0.3 गिवन है अपॉन 3 इंटू 10. 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो 0.3 इंटू 10 इज 3 और नीचे वाली 3 से कैंसिल हो जाएगा. सो फाइनली 2 इंटू 3.14 रूट 2 मतलब अप्रोक्सीमेटली 1.4 और नीचे 10 बचेगा. सो दिस इज 6.28 इंटू 1.4 विच इज अप्रोक्सीमेटली 9.5 अपॉन 10. तो 0.95 के नजदीक ये आंसर आ जाएगा. ओके, इन सेकेंड्स. Final question of this set, question number 10. A 2 kg particle undergoes SHM according to this equation. What is the shortest time for the particle to move from x equals to 0.75 to x equals to minus 0.75? तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड 1.5 के इक्वल है, मतलब पार्टिकल प्लस a/2 से माइनस a/2 जा रहा है. तो इसको फेजर डायग्राम से कर दो. शॉर्टेस्ट टाइम पूछा है, मतलब प्लस a/2 में हम लोग अज्यूम करेंगे वो टूवर्ड्स मीन पोजीशन की तरफ जा रहा होगा, तभी माइनस a/2 पे वो शॉर्टेस्ट टाइम पे पहुंच पाएगा, राइट? सो एसएचएम परफॉर्म करने वाला पार्टिकल ये पाथ ट्रेवल कर रहा, तो उसके करस्पॉन्डिंग फेजर डायग्राम में सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने वाला पार्टिकल ये वाला पाथ ट्रेवल करेगा, राइट? और ये ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा उसके लिए एंगल्स निकाल लो. ये एंगल को थीटा मान लो और ये भी थीटा होगा, एंड साइन थीटा इज हाफ. दैट मींस थीटा विल बी 30 डिग्रीज. सो ओवरऑल जो एंगल ट्रेवल कर रहा है ये 60 डिग्रीज हो जाएगा, π/3. एंड थीटा को ओमेगा टी के इक्वल कर दो, π/3 इक्वल्स टू ओमेगा. ओमेगा यहाँ से मिल जाएगा टी का कोफिशिएंट π/4 इंटू टाइम रिक्वायर्ड जो हमें फाइंड करना. तो इसको सॉल्व करने पर t की वैल्यू 4/3 आ जाएगी. ओके,
So guys, this completes our discussion of all the questions from this set. Keep up the hard work by practicing many such questions from the other sets as well. Also, please do subscribe to the channel Calibrate Physics. You all can also like, share and comment below and hit on the bell icon to get notifications of many such videos in the future. Thank you all for watching this video and take very good care of yourselves.